नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो सीरीज़ में। हम लोग लगातार एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट लगातार करते आ रहे हैं। चलिए हम लोग बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल का वीडियो का आंसर। कल आपसे हम क्या पूछे थे? कल आपसे हम सेल वॉल के बारे में पूछे थे कि प्लांट का सेल वॉल यानी पेड़ पौधे का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, और पूछे थे फंगस यानी कवक का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है। बैक्टीरिया पता है किसको बोलते हैं? जीवाणु को बोलते हैं, और प्लांट पेड़ पौधे को बोलते हैं। तो तीनों का आंसर पर हम पूछे थे। तो प्लांट का यानी पेड़ पौधे का कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का, ठीक है, इम्पोर्टेंट ध्यान में रखिएगा। बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, पेप्टिडोग्लाइकन का। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, सेम इसी तरह से लिखते हैं। सेलुलोज को भी हिंदी में सेम लिखते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन को भी सेम हिंदी में लिखते हैं। जो फंगस है, कवक का जो कोशिका भित्ति होता है, ये बना होता है काइटिन का, ठीक है, काइटिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे और क्या पूछे थे कि पेड़ पौधे में फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? तो पेड़ पौधे में फूड स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है, स्टार्च इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। जैसे आपका मनुष्य में किस फॉर्म में होता है? आपका मनुष्य में ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोरेज होता है, साथ साथ में कवक में भी इसी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। बैक्टीरिया में फूड स्टोरेज किसके फॉर्म में होता है? डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में होता है, DEXTRIN, डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बैक्टीरिया के साथ में ईस्ट जो होता है ना, ईस्ट, ठीक है, इसमें भी फूड स्टोरेज डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में ही होता है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम पहले सवाल से। चलिए क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? यानी कौन से एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन है लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन या फिर कार्बन। 5 सेकंड का टाइम है, अटेम्प्ट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन में होता है, इसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। और कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? कल के क्लास में आपको हम हाइड्रोजन का आइसोटोप से बताए थे, कल का लास्ट क्वेश्चन में, कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इसका 3 आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं। आइसोटोप्स यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। और समस्थानिक समझाने के लिए ही लगातार पिछले 2-3 दिनों से मास नंबर के बारे में आपको हम बताते आ रहे हैं। मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। और किसके बारे में बता रहे हैं? एटॉमिक नंबर के बारे में बता रहे हैं, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। लगातार 2-3 दिन से बता रहे हैं, क्योंकि हमको आइसोटोप्स के बारे में आपको बताना था। तो मास नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप बता दीजिए। तो मास नंबर क्या होता है आपको हम नेक्स्ट पेपर बता देते हैं। देख लीजिए, मास नंबर MASS, मास नंबर यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और दूसरा क्या चीज़ था? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं, या फिर परमाणु संख्या बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब आइए मास नंबर पे, कि मास नंबर हम किसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक हम किसको बोलते हैं। आपको हम कल बताए थे किसी भी एटम के नाभिक में प्रोटॉन भी होता है, साथ साथ में न्यूट्रॉन भी होता है, और इलेक्ट्रॉन उसका बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जितना ये प्रोटॉन है ना, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी धातु के, किसी भी एलिमेंट के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन का संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और मास नंबर किसको बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या हम किसको बोलते हैं? तो किसी भी एलिमेंट के, किसी भी धातु के
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, तो वही आपका मास नंबर मिल जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स का, यानी समस्थानिक का। आइसोटोप्स यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, समस्थानिक। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा तभी समझ में आएगा। आइसो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आइसो का मतलब होता है सेम यानी समान, और टोप्स का मतलब होता है स्थान, स्थान, या फिर हिंदी में इसको हम बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम प्लेस, मतलब सेम स्थान रखने वाले को हम आइसोटोप्स बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। तो एक ही तत्व के कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जिनका कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, ये आपका सेम होगा, लेकिन मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या आपका अलग अलग होगा। इसी को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। मान लीजिए हमको कोई x कोई धातु है, x कोई एलिमेंट है, इसका हमको आइसोटोप लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, नीचे में हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर यानी उसका परमाणु क्रमांक लिखेंगे, और ऊपर में यहाँ पर हम लिखेंगे उसका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या को हम लिखेंगे। और द्रव्यमान संख्या को हम कैसे लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या को हम लिखते हैं उसमें अवेलेबल प्रोटॉन का संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या दोनों को जोड़ देते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर में उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं ना, उसी को हम जोड़ देते हैं। मान लीजिए, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए आपको हम दिखाते हैं, इसमें देखिए ट्रिटियम में देखिए हाइड्रोजन है, तो हम x की जगह आपको बताए थे कि x को हम लिखना है तो नीचे में हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर में मास नंबर लिखते हैं। और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जोड़ के होते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर नाभिक में मौजूद प्रोटॉन का संख्या को ही हम बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। यहाँ पे आइए, देखिए x के जगह पे हम h रख दिए, ठीक है, h रख दिए। अब हमको लिखना है इसका आइसोटोप्स यानी इसके समस्थानिक के बारे में बात करना है, तो नीचे में हम लिखेंगे क्या, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता कितना है, 1 होता है, यहाँ पे हम 1 लिख दिए। अब ऊपर आइए, ऊपर में हमको लिखना है मास नंबर, और मास नंबर होता क्या है, मास नंबर दोनों को जोड़ना पड़ता है, प्रोटॉन का संख्या को और न्यूट्रॉन को संख्या को दोनों को जोड़ना पड़ता है। इसमें देखिए प्रोटॉन का संख्या 1 है और न्यूट्रॉन का संख्या 2 है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। इसीलिए जो ट्रिटियम है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ड्यूटेरियम में आइए, ठीक है, हाइड्रोजन लिख दिए, नीचे में लिखना पड़ता है उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हम 1 लिख दिए, ऊपर में हमको मास नंबर लिखना पड़ता है, और मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को समेशन होता है, सम होता है। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है, तो दोनों मिला के 1 दोनों मिला के 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्यूटेरियम को हम इस तरह से लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें आइए, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में, कि नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए प्रोटियम में हाइड्रोजन के जगह पे हम लिख दिए, x के जगह पे h लिख दिए। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखना है, एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे 1 लिख दिए। अब आइए मास नंबर पे, मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों लिखना पड़ता है। तो मास नंबर देखिए, प्रोटॉन कितना है, 1 है, न्यूट्रॉन इसमें है क्या, न्यूट्रॉन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 लिख दिए, क्योंकि केवल प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, कौन सा आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में कौन सा समस्थानिक का, प्रोटियम समस्थानिक के न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। अगर आपका एग्जाम थोड़ा सा अच्छे लेवल का है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑप्शन नहीं देकर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दे देगा। आपको लगाना पड़ेगा प्रोटियम में हाइड्रोजन का एक ऐसा समस्थानिक है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको यहाँ पे मास नंबर और एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप आसानी से किसी भी एलिमेंट का, किसी भी धातु का आइसोटोप्स पता कर सकते हैं, उसका समस्थानिक पता कर सकते हैं। ये तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। आपको कार्बन का समस्थानिक भी देता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है,
तो इसका मास नंबर 12 भी होता है, इसका मास नंबर 14 भी होता है। तो ये दोनों भी आपका कार्बन के आइसोटोप्स हैं, कार्बन का समस्थानिक है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड को भी मेरे साथ जोड़िए। बाकी अभी के लिए हम आगे चलते हैं। उससे पहले एक और चीज़ बता दीजिए, ऊपर में ऑप्शन में दिया है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, अभी कौन से भारत के राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम मिला है? कहाँ पे मिला है? न्यूज में बहुत ज़्यादा है। तो जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम से एक और क्वेश्चन पूछता है कि धातु में सबसे हल्का धातु कौन सा होता है, मतलब सबसे कम वेट का मेटल कौन सा होता है। एग्जाम में क्या मार के आइएगा? लिथियम में टपका के आइएगा। लिथियम सबसे हल्का धातु होता है। हीलियम के बारे में कितने बार बता चुके हैं, हाइड्रोजन के बारे में कितने बार बता चुके हैं। आज का पहला सवाल आपसे हम पूछ लेते हैं कि जो आपका अस्थमा रोगी होते हैं, अस्थमा यानी दमा वाला रोगी होते हैं, उनको ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाकर दिया जाता है? अगर आंसर आपको पता होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में टपका दीजिएगा। बाकी चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? दूध में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उपलब्ध नहीं होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, आयरन मौजूद नहीं होता है। मिल्क के बारे में बात कर लेते हैं हम। मिल्क, दूध, तो आपको हम बताए थे कि कौन सा मिनरल मौजूद नहीं होता है, तो आपका आयरन मिनरल यानी आयरन खनिज नहीं पाया जाता है। अगर आपसे हम पूछ लें कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, अब क्या बताओगे? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर आपसे हम पूछ लें कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसका आंसर बताइए। आपसे हम पूछ लें कि दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका भी आंसर आप टपकाइए। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। आपसे हम पूछ ले कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। बच्चों में दूध का पाचन कौन कराता है? यही जो रेनिन एंजाइम है ना, बच्चों में दूध का पाचन यही कराता है। आपसे हम पूछ ले कि दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू तो 6.6 होता है, 6.6 होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पीएच वैल्यू को किसने दिया था? सोरेनसन भाई साहब ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा? सोरेनसन ने। दूध का पास्चुराइजेशन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। लगभग 30 मिनट दूध को गर्म करते हैं। इसके जितने हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं ना, सभी मारे जाते हैं। दूध का पास्चुराइजेशन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। वही लुई पास्चर जिसने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। और रेबीज किससे होता है? वायरस से होता है, विषाणु से होता है। वही लुई पास्चर जिसने फर्मेंटेशन का खोज किया था। फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या हम बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। किण्वन, जब आपका पायरुवेट को यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलता था, तो आपका ग्लूकोज किस में टूट जाता था? एल्कोहल में टूट जाता था, शराब में टूट जाता था। उसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। लुई पास्चर ने ही पास्चुराइजेशन का खोज किया था। अगर यहाँ से हम पूछते कि नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं, नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं, साथ साथ में आप इंटरनेशनल मिल्क डे भी बता दीजिए कब मनाते हैं। तो नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दूध दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर को। साथ साथ में इंटरनेशनल मिल्क डे यानी अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस हम मनाते हैं 1 जून को। दोनों डेट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 26 नवंबर कुछ और मनाते हैं, याद आ रहा है? 26 नवंबर 1949 को कुछ हुआ था, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं 26 नवंबर को। आपने एक नाम सुना होगा, कौन सा? व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट, WHITE, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये है क्या? हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति बोलते हैं। कुछ याद आया? श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन से संबंधित है।
और भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, यानी दूध के उत्पादन से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, उसको हम बोलते हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन संबंधित है, वर्गीज कुरियन। हिंदी में भी ऐसे ही नाम लिखते हैं, वर्गीज कुरियन। नाम इम्पोर्टेंट है इसीलिए हम लिख भी रहे हैं, वर्गीज कुरियन। अगर आपको मालूम होगा तो भारत में या फिर विदेश में, पूरे वर्ल्ड में बता दीजिएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक पूरे विश्व में कौन थे, साथ साथ में भारत में कौन थे। ये आपका दूसरा सवाल हुआ। दूसरा सवाल हुआ पूरे विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है। तीसरा सवाल आपका हुआ भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है। तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टपकाना है वीडियो के लास्ट में। बाकी दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके कारण दूध आपका दही बन जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और मिल्क से, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन इसको हम क्यों बोलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन आपका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होने का मतलब क्या है, देखिए दूध से अगर एक बार दही बन जाता है तो दोबारा दही से यानी कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बन सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होना। जब रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में आपका रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जैसे कि पानी से बर्फ बनना, एक बार पानी से बर्फ बन गया तो दोबारा बर्फ से उसको गर्म करके हम पानी बना सकते हैं, तो ये है भौतिक परिवर्तन। लेकिन दूध से दही बनना ये है आपका रासायनिक परिवर्तन। लोहे पे जंग लगना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और लोहे पे जंग लगने से उसका वेट बढ़ता है कि घटता है, इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये आपका आज का चौथा सवाल है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे फैक्ट एग्जाम में पूछते रहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन है 169 लीटर, 159 लीटर, 139 लीटर या फिर 189 लीटर। ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर होता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, यानी बोन्स को और मसल्स को आपस में कौन जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं। टेंडन बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। उपास्थि को हम कार्टिलेज भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए टेंडन बोलते हैं। बोन्स को मसल से जोड़ना उसको हम बोलते हैं टेंडन, और बोन्स को यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ना उसको हम बोलते हैं लीगामेंट। ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ना, देखिए ये आपका लीगामेंट है। हड्डी को हड्डी से जोड़ना उसको हम क्या बोलते हैं, लीगामेंट बोलते हैं। और आपका बोन्स को यानी हड्डी को मसल से यानी मांसपेशी से जोड़ना उसको हम टेंडन बोलते हैं। देखिए ये है आपका हड्डी, ये है आपका मसल्स, दोनों को जोड़ दिया गया है, उसको हम बोलते हैं टेंडन। कैसे याद रखिएगा, तो BMT करके याद रखिएगा, मतलब बोन मसल्स को हम टेंडन बोलते हैं। और BBL करके याद रखिएगा, B को हम L बोलते हैं और BM को हम T बोलते हैं। इससे याद कर सकते हैं BMT और BBL करके। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा, चाहे आप जैसे भी याद कीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है कि कुछ इस तरह से याद कीजिएगा या फिर कैसे याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, और आज का लास्ट सवाल। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में निम्न में से किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है औरक तरंगे यानी इंफ्रारेड वेव, अवसरभ तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव, नेक्स्ट है रेडियो तरंगे यानी रेडियो वेव्स, नेक्स्ट है प्रसर्व्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव। ऑप्शन नंबर डी
प्रासर्व्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से हम विमानों का आंतरिक भाग का सफाई करते हैं। समुद्र का गहराई मेजर करने के लिए, समुद्र का गहराई मेजर करने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव यानी प्रासर्व्य तरंगे का इस्तेमाल करते हैं। और एग्जाम में क्या पूछता है, जो गठिया रोग होता है ना मनुष्य को, तो गठिया रोग का पहचान के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक तरंग का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे माइंड में जो ब्लड ट्यूमर होता है, ब्लड ट्यूमर उसको हम नहीं बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं उसको, हम मस्तिष्क का ट्यूमर बोल सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर बोलेंगे उसको हम, ठीक है। जो ब्रेन ट्यूमर होता है इसका भी हम पता करने के लिए प्रासर्व्य तरंगे का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। जो कल कारखाने होते हैं उसमें देखते होंगे लंबा लंबा चिमनी लगे रहते हैं, तो जो अंदरूनी भाग में कुछ चिपक जाते हैं इसके डस्ट, इसको साफ करने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। जो इम्पोर्टेंट कपड़े होते हैं ना, जो कि सुने होंगे कि आप, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका कपड़ा कहाँ जाता था, बाहर में धोने के लिए जाता था। तो ऐसे कपड़े धोने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है, प्रासर्व्य तरंगे का इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। ये अल्ट्रासोनिक वेव है क्या, पहले तो ये बताइए। इसका तो यूज समझ लिए, समुद्र का गहराई मापने के लिए, गठिया रोग के लिए, ब्रेन का ट्यूमर पता करने के लिए, चिमनी को साफ करने के लिए, ठीक है, इतना समझ में आ गए। पहले अल्ट्रासोनिक वेव यानी प्रासर्व्य तरंगे होते क्या है, तो जो आपका साउंड है ना, साउंड वेव, इसको फ्रीक्वेंसी के आधार पे, फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पे, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, आवृत्ति परिसर के आधार पे, किसके आवृत्ति कितने होंगे उसके अनुसार हम बांट दिए हैं। पहला होता है आपका अश्रव्य तरंगे, इसको हम हिंदी में बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है ना, ये 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, इसीलिए इसको हम सुन नहीं सकते हैं। एक होता है आपका ऑडिबल वेव, ऑडिबल वेव, फिर से लिख देते हैं ऑडिबल वेव, AUDIBALE, ऑडिबल वेव। इसको हम बोलते हैं श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे जिसको कि हम सुन सकते हैं। तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि कितना हर्ट्ज के बीच हम सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति को हम सुन सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑडिबल वेव। एक होता है प्रासर्व्य तरंगे जिसको कि हम अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, आवृत्ति है, ये 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम सुन नहीं सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको बताया कहाँ कहाँ पे किया जाता है, विमानों का आंतरिक भाग की सफाई के लिए, गठिया रोग के लिए, मस्तिष्क का ट्यूमर का पता करने के लिए, कल कारखाने में जो उनकी चिमनी होती है उसके अंदर का डस्ट को साफ करने के लिए भी प्रासर्व्य तरंगे का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आपको हम औरक तरंगे के बारे में बताए थे। औरक तरंगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इंफ्रारेड बोलते हैं। और इंफ्रारेड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं आपको हम बताए थे। इसका इस्तेमाल आप टीवी के रिमोट में, टीवी के जो घर में रिमोट होगा ना, उसमें हम औरक तरंगे यानी इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाकी चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड को मेरे साथ जोड़िए। चलिए मिलते हैं कल रात को हम 8 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।